हिंदुस्तान में बहुत कम ही साम्राज्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जिन्हें कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक था मुगल साम्राज्य, जिसका संस्थापक था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान पर हमला करने से पहले बाबर की ज़िंदगी कैसी थी और उसने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान के सिंहासन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ किया था और भारत पर हमला करने से पहले उसकी क्या स्थिति थी। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां और मां की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना घाटी के शासक थे। 14 फरवरी 1483 को उमर शेख मिर्जा के यहाँ उनकी पहली बीवी कुतलुग निगार खानम से बाबर का जन्म हुआ। बाबर को तैमूर लंग और चंगेज़ खान की बहादुरी विरासत में मिली थी। वो उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था और इसीलिए वो फरगाना के तख्त का जानशीन भी था। बाबर को उसके बचपन से ही एक अच्छी सियासी तरबियत और एक अच्छा सैन्य परीक्षण मिला था। 10 जून सन 1494 को अपनी महल की छत से कबूतरों को दाना खिलाते समय उमर शेख मिर्जा का पांव फिसला और वह नीचे खाई में जा गिरे, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उमर शेख मिर्जा की मौत के बाद 11 साल के बाबर को अपने चाचाओं और उनके हामी दरबारियों से खतरा था, क्योंकि वो सभी उसके छोटे भाई जहांगीर मिर्जा को अपना कठपुतली बना के फरगाना के तख्त पर बैठाना चाहते थे। लेकिन अपनी नानी ईसन दौलत बेगम की मदद से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरगाना का अमीर बन गया। बाबर भी अपने पूर्वज अमीर तैमूर की तरह एक अजीम सल्तनत बनाना चाहता था, जो अब गुजरे ज़माने की याद बनकर रह गया था। लेकिन फिर भी बाबर दोबारा से तैमूरी साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख रहा था। केवल 14 साल की उम्र में सन 1496 में उसने तैमूर की ऐतिहासिक राजधानी समरकंद पर हमला किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। उसने फरगाना को समरकंद से जोड़ दिया, लेकिन इसी दौरान फरगाना में बगावत हो गई। उसके दरबारियों ने उसके छोटे भाई जहांगीर मिर्ज़ा को फरगाना के तख्त पर बैठा दिया। जब बाबर फरगाना पर वापस अधिकार करने आ रहा था तो उसकी फ़ौज ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिससे समरकंद और फरगाना दोनों ही उसके हाथों से निकल गए। ये बाबर के लिए एक बहुत मुश्किल समय था, जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तजाकिस्तान और पूर्वी अफ़गानिस्तान के बदाख्शान क्षेत्र के भयानक पहाड़ों में अपना ठिकाना बनाया और यहाँ रहकर बाबर ने ताजिक लोगों की एक मजबूत फ़ौज तैयार की और 2 साल बाद सन 1501 में फिर से समरकंद जीत लिया। लेकिन अब सेंट्रल एशिया की सियासत बदल चुकी थी। ये अमीर तैमूर के ज़माने का सेंट्रल एशिया नहीं था। यहाँ अब उज़्बेकों का बोलबाला था। आपको ये भी याद दिला दें कि इन्हीं उज़्बेकों की मदद से बाबर के दादा अबू सईद मिर्ज़ा ने तैमूरी राज्य को एकजुट कर उसकी कमान संभाली थी। अब इन्हीं उज़्बेकों ने सन 1500 तक ख्वारज़म और बुखारा पर कब्जा किया और 1501 में समरकंद में बाबर को घेर लिया। इन उज़्बेकों का नेता था मोहम्मद शैबानी। बाबर को पूरे जीवन में शैबानी जैसा कोई दूसरा दुश्मन नहीं मिला। विडंबना देखिए, सन 1451 में शैबानी के दादा ने बाबर के दादा अबू सईद मिर्ज़ा की राज्य जीतने में मदद की थी। लेकिन अब 1501 में ठीक 50 साल बाद उन्हीं के पोते आपस में संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे। सन 1501 में शैबानी ने बाबर को समरकंद से खदेड़ दिया। इसके बाद बाबर उत्तरी अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान के दरमियान बदाख्शान की पहाड़ियों में अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ मारा फिरता रहा। सन 1503 में शैबानी ने बाबर की पुश्तैनी रियासत फरगाना पर भी कब्जा कर लिया। यहीं से आज के उज़्बेकिस्तान का जन्म हुआ था। समरकंद हाथ से निकलने के बाद बाबर अगले 3 सालों में अपना पूरा ध्यान अपनी सेना को बड़ी और मजबूत बनाने की ओर केंद्रित किया और अब नॉर्थ की तरफ ना जाकर साउथ की ओर ध्यान दिया। सन 1504 में उसने हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके बल्ख और काबुल दोनों पर अपना कब्जा कर लिया।
पर मोहम्मद शैबानी के हाथों बल्ख में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। अब बाबर सिर्फ काबुल तक सीमित रह गया था। इसके बाद बाबर ने पूरी तैयारी के साथ सन 1505 में पेशावर पर हमला किया। इसे बाबर का हिंदुस्तान पर पहला हमला माना जाता है। इस अभियान के बाद बाबर ने काबुल और सिंधु नदी के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। इसे अभी 1.5 दशक तक और चलना था। इस समय कंधार पर मंगोलों की ही एक शाखा अरगन घराने का राज था। सन 1507 में बाबर ने काफ़ी मशक्क़त के बाद कंधार पर अपना कब्जा कर लिया। सन 1507 में ही बाबर ने काबुल घाटी के पठानों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इस बीच शैबानी ने कंधार लेने की नाकाम कोशिश की। सन 1510 में बाबर को एक खुशखबरी मिली कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मोहम्मद शैबानी फारस के साफिद सल्तनत के संस्थापक शाह इस्माइल के हाथों मारा गया। लेकिन फारस में उभरते इस शक्तिशाली साम्राज्य के साथ ही बाबर की ईरान में साम्राज्य विस्तार की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब बाबर केवल सेंट्रल एशिया में ही अपना करतब दिखा सकता था। सन 1511 में बाबर ने उज़्बेकों को सेंट्रल एशिया से खदेड़कर एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। ये था बाबर का पहला साम्राज्य, जिसकी सीमा काबुल से लेकर कैस्पियन सागर तक फैली हुई थी। बाबर ने अपने दादा अबू सईद मिर्जा की तरह ही काफ़ी हद तक अपने पुश्तैनी साम्राज्य को एकजुट कर लिया था। बाबर के इस पहले मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। इतिहास में बहुत कम ही बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग साम्राज्य बनाया था। लेकिन बाबर का बनाया हुआ ये साम्राज्य ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। सन 1512 में उज़्बेकों ने हमला करके बाबर को सेंट्रल एशिया से हमेशा के लिए बाहर कर बुखारा खानात की स्थापना की। जैसे एक सुल्तान के राज्य को सल्तनत कहा जाता है, वैसे ही एक खान के राज्य को खानात कहा जाता है। अब बाबर फिर काबुल तक सीमित रह गया था, लेकिन उसने फिर से अपनी सेना संगठित की और इस बार उसने फारस के शाह इस्माइल की मदद से सन 1513 में फिर से समरकंद पर हमला कर दिया। लेकिन अब समय करवट ले चुका था। सेंट्रल एशिया से तैमूरियों का सफाया हो चुका था। इस बार भी बाबर ज़्यादा दिन तक समरकंद पर राज नहीं कर सका। दरअसल समरकंद बाबर के जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। शायद उसे समरकंद मिल गया होता तो वो हिंदुस्तान का रुख ही नहीं करता। उज़्बेकों द्वारा फिर से खदेड़ दिए जाने के बाद बाबर अफ़गानिस्तान में ही रहकर अगले 10 साल तक अपनी सेना और मजबूत करने में जुट गया। इस दौरान बाबर ने ईरान की सफ़ी सल्तनत और तुर्की की सल्तनत उस्मानिया से बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। सल्तनत उस्मानिया की मदद से बाबर ने अपनी फ़ौज में बंदूकचियों की एक बेहतरीन पलटन और साथ ही एक बेहतरीन तोपखाना तैयार कराया। बाबर की फ़ौज में इन सुधारों के कारण उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो गया। इसके बाद बाबर ने सन 1519 में काबुल घाटी और सिंधु नदी के आसपास के पठानों और कबायलियों को हराकर हिंदू कुश पर्वत पर अधिकार कर लिया। अब सिंधु नदी के पश्चिम में और आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान पर बाबर का ही राज था। अब बाबर के पश्चिम में अत्यंत शक्तिशाली सफ़ी साम्राज्य था, उत्तर में बुखारा खानात और पूरब में ऊंचे ऊंचे पर्वत, जिन पर कब्जा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब बाबर के पास केवल एक ही दिशा रह गई थी, उसके दक्षिण में पंजाब और उत्तर भारत, जहां लोधी सल्तनत का शासन था, जिसकी लगातार अब अपनी सत्ता पर पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी। पंजाब में इब्राहिम लोदी के बागी सूबेदार दौलत खां लोदी के इशारे पर बाबर पंजाब को धीरे धीरे निगलता जा रहा था। सन 1521 में चिनाब नदी तक का इलाका बाबर के कब्जे में चला गया। इस घटना के बाद दौलत खां लोदी को इब्राहिम लोदी ने पंजाब से भगा दिया। दौलत खां लोदी के अलावा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी भी था, जो अब इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त पर नहीं देखना चाहता था। लिहाजा इन दोनों ने बाबर को हिंदुस्तान आकर अपने पूर्वज अमीर तैमूर का 125 साल पुराना किस्सा दोहराने का न्योता भेजा। ऐसा कहा जाता है कि इसी के आसपास मेवाड़ के राणा सांगा ने भी बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता भेजा था और साथ ही इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में साथ देने का भरोसा भी दिया था। राणा सांगा बाबर के हमले का फ़ायदा उठाकर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे।
बाबर समझ गया हिंदुस्तान में दाखिल होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सन 1525 में उसने पंजाब के बचे हुए हिस्से पर भी हमला कर दिया और पंजाब की राजधानी लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया। अब बाबर का मुकाबला सीधे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से होना था, जो कि बाबर के लिए उस समय आसान नहीं था। उसकी वजह यह थी कि बाबर के पास महज 12,000 की फ़ौज थी, तो वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक की फ़ौज थी और साथ ही 300 जंगी हाथी भी थे। तो फिर बाबर ये लड़ाई कैसे जीत गया? बाबर ने कैसे पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपने इस वीडियो में बाबर के हिंदुस्तान पर हमला करने से पहले की ज़िंदगी देखी, जो कि बहुत ही संघर्षों भरी रही है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बाबर के हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत कायम करने के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।